दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक ऐसा काल है जिसमें भारत बहुत ज़्यादा फला फूला। भारत का जितना राजनीतिक विकास गुप्त काल के समय में हुआ उतना किसी भी समय में शायद ही कभी हुआ हो, और शायद इसीलिए भारतीय इतिहासकार और भारतीय ज्ञानी गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। दोस्तों गुप्त काल का अगर शुरुआत की बात करें तो इसका शुरुआत श्री गुप्त द्वारा 240 ईस्वी में किया गया और इसने लगभग 40 साल शासन किया। इसके बाद इनका बेटा घटोत्कच 280 ईस्वी में शासन संभाला, उसने भी 40 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों इसके बाद घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा। दोस्तों इसने गद्दी पर बैठने के साथ ही राज्य का चौमुखी विकास किया और गुप्त साम्राज्य जो एक छोटे से राज्य तक फैला था वो पूरे भारत में अपना पैर पसार दिया। इन्होंने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस वैवाहिक संबंध के कारण इसका राज विस्तार भी और तेजी से हुआ। दोस्तों इन्होंने फिर इसके बाद में महाराजा धीराज की उपाधि भी ग्रहण की और 319 से 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के साथ ही इन्होंने गुप्त संवत चलाया। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। इसके बाद गुप्त वंश का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। ये अपने विस्तारवादी नीतियों के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और इसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। इसलिए कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात थोड़ा ठीक नहीं जमता क्योंकि समुद्रगुप्त का जो एरिया और शक्ति नेपोलियन से बहुत ज़्यादा है। और ये बड़ा अजीब बात है कि समुद्रगुप्त की मतलब बातें बताने के लिए लोग नेपोलियन का सहारा लेते हैं, लेकिन जबकि नेपोलियन का विस्तार कुछ था ही नहीं। दोस्तों समुद्रगुप्त को अश्वमेध कर्ता परम भागवत की उपाधि भी दी गई और समुद्रगुप्त की कला में प्रेम के कारण इसे कवि राज भी कहा गया। अगर समुद्रगुप्त की धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो वो विष्णु का उपासक था। दोस्तों समुद्रगुप्त कला प्रेमी था, ऐसा अनुमान समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए देखने पर लगता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जो इलाहाबाद में प्रशस्ति लेख की रचना की है। और दोस्तों एक बात और मैं बताऊं, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आपको मैं बता दूं कि समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था और इस बात की पुष्टि गया एवं नालंदा के ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट करके रखिएगा, बड़ा काम का चीज है। दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 में अपनी सत्ता संभाली थी और इनके समय में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। दोस्तों ये बात आप नोट करके रखिएगा कि चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान का भारत आने को लेकर बहुत सारे लोग बातें करते हैं। तो अगर ह्वेनसांग की बात हो कब भारत आया था तो हर्षवर्धन के समय में आया था, और चीनी यात्री फाहियान को भारत आने की बात आया हो तो कब होगा? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण ये भी है कि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले 57 ईस्वी में उज्जैन के जो महाराज थे वो भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे और वो भी शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही उपाधि धारण किए थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले कौन से राजा थे जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे? वो थे उज्जैन के राजा ने भी ये धारण किया था 57 ईस्वी में। दोस्तों आप जब भी नवरत्न की बात सुनते होंगे तो आप अकबर को लेकर ही आपके दिमाग में बात आता होगा, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं अकबर के पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न सजा करती थी और ये नवरत्न बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे। उन विद्वानों में कालिदास, अमरसिंह, बराहमिरी, धन्वंतरी जैसे विद्वान होते थे। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में सत्ता संभाली कुमारगुप्त में, जिन्हें गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने 415 ईस्वी में सत्ता संभाली और कुमारगुप्त का सबसे बड़ा काम वर्ल्ड की सबसे पहले यूनिवर्सिटी, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा का निर्माण करना है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किन शासकों के समय में हुआ? गुप्त शासकों समय में हुआ। दोस्तों ऐसी गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल नहीं कहा जाता। आप लोग गुप्त काल को अच्छे से दिमाग में रखिएगा और अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तब तो गुप्त काल आपके दिमाग से छूटनी नहीं चाहिए।
और दोस्तों जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूं कि कोई भी वंश, कोई भी अगर काल का अगर कार्य को समझना है या इतिहास को उसको समझना है, सबसे पहले उस वंश के राजाओं के नाम दिमाग में रख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो गुप्त वंश के राजा एक बार और आपको बता दूं, कुमारगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो ये सब गुप्त वंश के राजाओं के नाम पहले याद कर लीजिए, फिर उनके काम गिनाने में बहुत ज्यादा सुविधा होगा। जैसे गुप्त सल्तनत की शुरुआत कौन किया? चंद्रगुप्त प्रथम। विक्रमादित्य को उपाधि कौन धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत गुप्त वंश का सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय में हुआ? समुद्रगुप्त के समय में हुआ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और वर्ल्ड की पहली विश्वविद्यालय, विश्व की पहली विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में बना? कुमारगुप्त के समय में बना। तो इस तरीके से अगर आप किसी वंश के राजाओं का नाम अगर कंठस्थ कर लोगे तो उनके बारे में वर्णन जानना में बहुत ज्यादा सुविधा होगी और इतिहास आपकी उंगलियों पर नाचेगी। मैं बार बार ये बात कहता हूं। दोस्तों 454 ईस्वी में कुमारगुप्त का शासनकाल खत्म हुआ और 455 ईस्वी में गुप्त वंश के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। दोस्तों स्कंदगुप्त का नाम मुख्य रूप से हूणों के आक्रमण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को अच्छी तरीके से रोका और उस पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ ही स्कंदगुप्त का गिरनार का जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार करवाया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाना या मरम्मत करवाना वाला स्कंदगुप्त है, लेकिन सुदर्शन झील को बनाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य है। तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा, यहाँ ये चीज आप लोग क्लियर रखिएगा। और इस तरीके से गुप्त वंश का विकास समय के साथ चलते रहा और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ। दोस्तों जैसे कहा जाता है कि हर निर्माण के साथ विनाश और हर शुरुआत के साथ अंत जुड़ा होता है, तो गुप्त काल निश्चित तौर पर भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, लेकिन समय की बात होती है कि जो उठता है उसे एक बार गिरना भी पड़ता है। दोस्तों गुप्त काल के पतन का बहुत सारे कारण थे। वैसे तो दोस्तों पतन का कारण तो बस एक बहाना होता है, कोई भी साम्राज्य को ए ना होता तो ओ ना होता, कोई ना कोई कारण तो होता ही, इसलिए जाना रहता है। लेकिन अगर समझने की बात करें तो गुप्त वंश का पतन का प्रमुख कारण हूणों का आक्रमण था। हूणों से आक्रमण के विरोध में गुप्त वंश का बहुत ज्यादा धन बल खर्च हुआ। और दूसरा प्रमुख कारण था कि राजाओं का अंतिम में कमजोर पड़ जाना। और एक बात और कही जाती है विद्वानों द्वारा कि अंतिम जो गुप्त जो शासक थे ना, वो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था और बौद्ध धर्म युद्ध का विरोध करता है, इसलिए युद्ध के प्रति थोड़ा विमुख हो गए। इनका फायदा उठा के बाकी राज्य उन पर कब्जा कर लिए और गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया। तो गुप्त साम्राज्य के काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। आर्यभट्ट बहुत अच्छे खगोल विज्ञान थे, बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, जिनका विकास गुप्त साम्राज्य के समय में हुआ और ये जो ज्ञानी थे आर्यभट्ट गुप्त साम्राज्य में ही उपस्थित थे। दोस्तों गुप्त साम्राज्य के समय में ही शून्य की खोज हुई। दोस्तों गुप्त साम्राज्य के समय में चिकित्सा का क्षेत्र में भी अच्छा खासा विकास हुआ। धन्वंतरी जैसा जो ज्ञानी थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जैसे मैंने चंद्रगुप्त के कार्य के समय में आपको बताया था। तो दोस्तों इस तरीके से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तो गुप्त साम्राज्य के समय में वृद्धि हुई और साथ ही लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ रही। कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य के समय हर घर में सोने मिल ही जाते थे, सोने मतलब सोना, गोल्ड। और इसके समय में खेती गृहस्थी में भी बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से गुप्त साम्राज्य का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।